Harassed by wife, man kills himself. Harassed by wife and in-laws, man hangs himself. दोस्तों, अक्सर हमें अखबारों में इस तरह की खबरें देखने को मिलती रहती हैं जहां पर एक पुरुष केवल और केवल इसीलिए अपनी जान दे देता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी या फिर अपने ससुराल वालों की तरफ से किसी न किसी तरह की डोमेस्टिक वायलेंस या फिर एब्यूज का सामना करना पड़ता है। वो चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो या फिर इमोशनल एब्यूज ही क्यों ना हो। ऐसे में हमें देखने को ये भी मिलता है कि ये खबरें अक्सर दबकर रह जाती हैं और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि हमारे समाज में एक अवधारणा है और वो अवधारणा ये है कि केवल और केवल पुरुष ही महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, महिलाएं पुरुषों के ऊपर ना तो अत्याचार करती हैं और ना ही कर सकती हैं। ये अवधारणा सरासर गलत है। हमें देखने को मिलता है कि कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर महिलाएं पुरुषों के ऊपर अत्याचार करती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो ये कि हमारे समाज में पुरुषों से ये उम्मीद की जाती है कि वो हमेशा पावरफुल एंड स्ट्रांग बनकर दिखाएंगे। वो कहीं पर भी किसी को भी अपनी मजबूरी, अपना दुख, अपनी तकलीफ सामने आने नहीं देंगे और किसी को भी अपनी तकलीफ नहीं दिखाएंगे। ऐसे में कई बार ये पाया जाता है कि पुरुषों की अपनी वाइफ्स के साथ यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। घरों पर लड़ाई होने के बाद वो परेशान हो जाते हैं और किसी से भी अपना दुख तकलीफ साझा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अंत में आकर वो सुसाइड जैसा एक एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हम देखेंगे दैट मेन ऑल्सो फेस डोमेस्टिक वायलेंस। साथ ही में हम यहाँ पर यह भी देखेंगे कि कई सारे ऐसे कानून जो कि लाए गए थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आज उनका दुरुपयोग हो रहा है और उन्हें एक टूल, एक वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है पुरुषों के खिलाफ। और इस बात को सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इसे सुप्रीम कोर्ट एंड हमारी सरकार भी एक्सेप्ट कर चुकी है। सो वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज चांद कुबा एंड अगर आप मेरी वीडियोस की PPTs डाउनलोड करना चाहें या फिर लीगल क्विजेस में पार्टिसिपेट करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उन कानूनों की जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 की। देखिए, हम सब जानते हैं कि डाउरी या दहेज जो है हमारे देश में, हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ी कुरीति है। इसे रोकने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 लाया गया, जहां पर दहेज लेना और दहेज देना दोनों को अपराध बनाया गया और दोनों ही पक्षों को यहां पर सजा का प्रावधान किया गया। इसके बाद एक और बहुत बड़ी समस्या है, वो है यहाँ पर जो है डोमेस्टिक वायलेंस है। अब डोमेस्टिक वायलेंस या फिर घरेलू हिंसा एक ऐसी समस्या जिसे रोकने के लिए सबसे पहले 1983 में सेक्शन 498A ऐड किया गया IPC में। इस एक्ट के तहत या इस प्रोविजन के तहत यहाँ पर हस्बैंड या फिर हस्बैंड के रिश्तेदार जो कि एक महिला के खिलाफ घरेलू हिंसा करते हैं, उन्हें 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया एंड साथ ही में उनके ऊपर यहाँ पर फाइन का प्रावधान भी किया गया। यानी कहा गया कि अगर एक हस्बैंड या फिर उस हस्बैंड का कोई रिश्तेदार एक महिला के ऊपर, यानी कि उस हस्बैंड की वाइफ के ऊपर घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस या क्रुएलिटी करता है तो उसे 3 साल तक की सजा और साथ ही में फाइन का प्रावधान दिया गया कि उसे फाइन लगाया जाएगा। अब इसी प्रोविजन को बड़ा करने के लिए यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 लाया गया। अब 2006 का ये जो एक्ट लाया गया था या फिर ये जो दोनों प्रोविजंस पहले इससे आए, उन सभी प्रोविजंस का जो मुख्य उद्देश्य था वो काफी ज्यादा नोबल कॉज था कि महिलाओं को बचाना है, महिलाओं की सुरक्षा करनी है। लेकिन 2006 से 2016 आते आते, यानी कि 10 साल पूरे होते होते, सरकार ये मानती है और राज्यसभा में एक स्टेटमेंट दी जाती है। उस समय के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स मिस्टर किरेन रिजिजू ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 में लाया गया था, पिछले 10 वर्षों में, यानी कि 2006 से लेकर 2016 तक इसका दुरुपयोग हुआ है, इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है महिलाओं के द्वारा। केवल सरकार ही नहीं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एक्ट को गलत बताया, यानी कि ये कहा, गलत तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि इस एक्ट को गलत तरीके से उपयोग किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है और इसे जो संज्ञा दी वो लीगल टेररिज्म की संज्ञा दी। खास करके सेक्शन 498A IPC का जो है, इसे लीगल टेररिज्म की यहाँ पर संज्ञा दे दी। सरकार को भी पता तो है कि इस कानून में सुधार की जरूरत है,
लेकिन सरकार अभी तक इस कानून में सुधार नहीं कर पाई है और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो महिला सशक्तिकरण ही नहीं है, वो यहाँ पर एक और सबसे बड़ा जो कारण है वो है वोट बैंक पॉलिटिक्स। और हमें देखने को मिलता है कि एक ऐसा कानून जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया था वो बैलेंस्ड ना बनाए जाने के कारण अब पुरुषों को और ज्यादा वल्नरेबल बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी यहां पर टिप्पणी की अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के 2014 के केस में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कानून है यानी कि ये 498A आईपीसी का है, इट हैज बिकम अ पावरफुल वेपन फॉर द डिसग्रंटल्ड वाइफ्स वेयर इनोसेंट पीपल वर अरेस्टेड विदाउट एनी एविडेंस ड्यू टू नॉन बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल नेचर ऑफ लॉ। देखिए, ये जो 498A है ये नॉन बेलेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल नहीं, ये नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल है। नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल होने का क्या मतलब है? कॉग्निजेबल होने का मतलब ये है कि एक पुलिस ऑफिसर के पास जब भी कोई वाइफ अपनी कंप्लेंट लेकर जाती है या कोई महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अपनी कंप्लेंट लेकर यहां पर जाती है 498 में, उस पुलिस ऑफिसर को उस महिला की शिकायत पर ही एक्शन लेते हुए डायरेक्टली जाकर उस व्यक्ति को, चाहे वो पति है या फिर उस पति का रिश्तेदार है, उसे अरेस्ट करने की पावर मिली हुई है। उन्हें यहाँ पर मैजिस्ट्रेट से किसी तरह की कोई परमिशन नहीं लेनी होती। और नॉन बेलेबल का मतलब यह है कि अगर एक बार उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसे बेल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही रेयर ग्राउंड्स पे, जैसे कि किसी की कोई तबीयत खराब है तभी जाकर उसे बेल मिलती है, अदरवाइज बेल मिलना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसे इस्तेमाल किया जा रहा है उन डिसग्रंटल्ड वाइफ्स के द्वारा जो अपने हस्बैंड या फिर उन्हें उनके इन लॉज को यानी कि अपने ससुराल वालों को हरास करना चाहती हैं। यहां पर यह भी पाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इस कानून के तहत शिकायत दर्ज करा दी जाती है ऐसे लोगों के खिलाफ भी, ऐसे रिश्तेदारों के खिलाफ भी जो या तो विदेश में बैठे हैं या फिर ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस कॉज करने की हालत में ही नहीं होते। जैसे बहुत ही बुजुर्ग दादा दादी अगर पति के बैठे हैं जो कि बेड रिडन है, अब जो कि अपना पानी का ग्लास खुद नहीं ले सकते, वो क्या किसी के ऊपर अत्याचार करेंगे, लेकिन उन्हें भी यहाँ पर शिकायत का हिस्सा बना दिया जाता है, उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा दी जाती है। और ये भी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दी। ऐसे में पतियों को या फिर पतियों के रिश्तेदारों को कुछ सेफ गार्ड प्रोवाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक 9 पॉइंट्स की चेकलिस्ट दी जिन्हें पूरा करना जरूरी होगा हर उस पुलिस वाले के लिए जो कि इस एक्ट या इस प्रोविजन के तहत एक हस्बैंड या उसके रिश्तेदार को अरेस्ट करना चाहता है या फिर जा रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 141 ऑफ सीआरपीसी, जिसके तहत यहाँ पर हस्बैंड या फिर उसके किसी रिश्तेदार जिसके खिलाफ शिकायत आई है उसे अरेस्ट किया जाएगा, उसे अरेस्ट करने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है और ये इंश्योर करना जरूरी है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुई है। दूसरी बात ये कि केवल यही एक केस नहीं था, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ही नहीं, इसके अलावा भी हमें देखने को मिलता है कि कई सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को लेकर अपनी टिप्पणियां की हैं और क्या कहा वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है कि मंजूराम कलिता वर्सेस स्टेट ऑफ असम, फिर बीबी परवन को खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड तीसरा है राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये 2017 केस है जहां पर फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने उसी 9 पॉइंट्स चेकलिस्ट को दोबारा दोहराया और फिर से वही बात कही कि ये कानून का मिसयूज हो रहा है। इतना ही नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा हमारी सरकार भी इसे एक्सेप्ट कर चुकी है कि 2006 से लेकर 2016 तक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मिसयूज हुआ है, जहां पर ये एक्सेप्ट किया गया कि 2014 के मामलों में जहां पर 639 लोगों को चार्जशीट किया गया था, उनमें से केवल और केवल 13 लोगों को ही यहाँ पर सजा मिली। 13 ही लोगों को यहाँ पर उन ऐसे लोग थे जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हुए 498A के तहत। अब हमें यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलती है। एक तरफ हमने क्या कहा कि भाई उन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है महिलाओं के द्वारा पुरुषों के ऊपर जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाए गए थे। दूसरी बात ये कि महिलाएं पुरुषों के ऊपर अत्याचार करती हैं, इस चीज के भी हमें फैक्चुअल यहाँ पर जो है सबूत देखने को मिलते हैं। दरअसल यहाँ पर एक स्टडी कंडक्ट की गई PGIMS रोहतक और महर्षि मार्कंडेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च अंबाला के कुछ प्रोफेसर्स के द्वारा हरियाणा में
एक स्टडी कंडक्ट की जाती है, उसका नाम था अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट मेन इन रूरल एरियाज ऑफ हरियाणा। ये 2019 की स्टडी है जहां पर यह पाया गया कि लगभग 52.4% मेन एक्सपीरियंस्ड जेंडर बेस्ड वायलेंस। यहाँ पे 52% से ज़्यादा ऐसे पुरुष थे जिन्होंने यहाँ पर महिलाओं के हाथों वायलेंस या अत्याचार को फेस किया है। यहाँ पर 1000 लोगों में उन्होंने पाया कि 51% से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो अपनी वाइफ से किसी ना किसी तरीके की जो वायलेंस है वो फेस कर चुके हैं, और उनमें से 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछले 12 महीने में यानी कि 1 साल में ही इस वायलेंस को फेस किया था। अब इस वायलेंस में भी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो इमोशनल वायलेंस के हैं, यानी कि इमोशनल अत्याचार यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। फिर आता है फिजिकल वायलेंस, और उसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया कि कई सारे ऐसे मामले भी थे जहाँ पर जो फिजिकल वायलेंस हुई है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हुई है, जहाँ पर कोई हाथ या कोई टांग ऐसे कुछ टूट गया हो या कोई गहरा जख्म आया हो। अब एक और बात हमें करनी है, वो ये कि सेक्शन 3 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का डिफाइन करता है डोमेस्टिक वायलेंस को। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 जो लाया गया था वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया, और उसमें कहा गया कि डोमेस्टिक वायलेंस का क्या मतलब होगा, और अगर कोई पुरुष महिलाओं के प्रति ये डोमेस्टिक वायलेंस करता पाया जाता है अपने घर में तो उसे सजा मिलेगी, वो बताया गया था। अब डोमेस्टिक वायलेंस का ये जो मतलब महिलाओं के लिए होगा, क्या ये पुरुषों के लिए नहीं होगा, वही हम अब चेक करने वाले हैं। देखिए, सेक्शन 3 जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का वो कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस शैल कॉन्स्टिट्यूट हार्म और इंजरी वेदर मेंटल और फिजिकल, इंक्लूड्स कॉजिंग फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज एंड इकोनॉमिक अब्यूज। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस में इन्होंने 5 तरह की यहाँ पर अब्यूज की बात की। 1 जो है वो फिजिकल अब्यूज, सेकंड है सेक्सुअल अब्यूज, थर्ड है वर्बल, फोर्थ है इमोशनल एंड फिफ्थ है इकोनॉमिक अब्यूज। सवाल ये उठता है कि क्या केवल महिलाएं ही हैं जो इन सभी 5 तरह की अब्यूज का शिकार होती हैं? क्या पुरुष इसका शिकार नहीं हो सकते? क्या महिलाएं पुरुषों को नहीं मार सकती, यानी कि फिजिकल अब्यूज नहीं कर सकती? क्या इकोनॉमिक अब्यूज महिलाओं के द्वारा नहीं किया जा सकता? क्या यहाँ पर सेक्सुअल अब्यूज या वर्बल अब्यूज या इमोशनल अब्यूज महिलाओं के द्वारा नहीं हो सकता? ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये होता है। मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये सभी तरह के अब्यूज महिलाओं के द्वारा भी किए जाते हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि जो कानून महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाया गया उसे बैलेंस करा जाए, और महिलाओं की सुरक्षा नो डाउट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें एम्पावर तो करना ही है, उन्हें यहाँ पर एम्पावर करके आगे बढ़ाना ही है, बट एट द सेम टाइम महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ हमें उन पुरुषों का भी ध्यान रखना होगा जिनके खिलाफ ये जो कानून है इनका दुरुपयोग किया जाता है। हमें ये याद रखना होगा कि जो समाज है वो दोनों पहियों पर चलेगा और दोनों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप अपने विचार इस वीडियो पर हमें दे सकते हैं। साथ ही में एक और बहुत ही ज़रूरी सूचना उन सभी के लिए जो किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे वो जुडिशरी है या यूपीएससी है या फिर कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चांद 33 कोड का इस्तेमाल करके 33% डिस्काउंट पा सकते हैं। ये जो वैलिड ऑफर है ये डबल वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिल रही है, और केवल नवरात्रों के टाइम पर ही ये ऑफ़र आपके लिए अभी वैलिड है। आप इसका इस्तेमाल करके मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, एंड अपनी विचार ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू।